हेलो स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 द्रव्य के तापीय गुण पर बात कर रहे थे। तो वहाँ पे लास्ट हमने ऊष्मा के स्थानांतरण की बात की थी, जिसमें अपन ने 3 विधियां की बात की थी। सबसे पहले चालन, संवहन और विकिरण। तो यहाँ पे अपन ने चालन तक पढ़ लिया था और चालन के भी लास्ट में अपन ने एक ऊष्मा प्रवाह की दर को पढ़ना था। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे ऊष्मा प्रवाह की दर। ऊष्मा प्रवाह की दर। और ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होती है? तो किसी चालक में किसी एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा प्रवाह की प्रति सेकंड मात्रा ही ऊष्मा प्रवाह की दर कहती है। ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक होना या ऊष्मा का प्रवाह होना, और प्रति सेकंड में जितनी भी ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, प्रति सेकंड में जितनी भी मात्रा में ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है वह ऊष्मा प्रवाह की दर कहलाती है। तो यहां पे लिखेंगे किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का प्रवाह की प्रति सेकेंड ऊष्मा की मात्रा ऊष्मा प्रवाह की दर कहलाती है। ऊष्मा प्रवाह की दर कहलाती है, ठीक है। पर सेकंड में जितनी भी ऊष्मा का प्रवाह पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो रहा है, मतलब उसका स्थानांतरण हो रहा है, उसमें उसको ऊष्मा प्रवाह की दर कहते हैं। यदि मैं ऊष्मा प्रवाह की दर को फॉर्मूले से दर्शाना चाहूंगा तो ऊष्मा प्रवाह की मात्रा बट्टा समय। ऊष्मा प्रवाह की मात्रा, यदि ऊष्मा प्रवाह की दर को बताएंगे तो ऊष्मा प्रवाह की दर, और ऊष्मा प्रवाह की दर को H से डिनोट किया जाता है। किससे? H से। और उसके ऊष्मा की मात्रा, जितनी ऊष्मा दी गई है अपॉन उसमें लगने वाला समय, ऊष्मा अपॉन समय। तो ये ऊष्मा प्रवाह की दर है अपने पास। यदि अपन बात करेंगे जो नेक्स्ट अपन ने लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जिसमें अपन ने आवेश का, जिसमें जो दी गई ऊष्मा है Q, उसका एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। वह फॉर्मूला था के ए डेल टी टी अपॉन एल। फॉर्मूला था के ए डेल टी टेम्परेचर अपॉन एल मल्टीप्लाइड टू टी। तो ये अपने पास फॉर्मूला था। यदि मैं बोलूंगा ये अपने पास समीकरण नंबर फर्स्ट, ये अपने पास है समीकरण नंबर सेकेंड, और यहां पे यदि बात करेंगे तो समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यदि सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या वैल्यू हो जाएगी? H इक्वल टू के ए डेल टी टी अपॉन एल मल्टीप्लाई टू टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यानी अपने पास यहां पे वैल्यू कितनी आएगी? यदि यहां पे बात करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी H इक्वल टू के ए डेल टी अपॉन एल। ये अपने पास रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, ये अपने पास एक ऊष्मा प्रवाह की दर आ जाएगी। यदि यहां पे बात करेंगे तो अपने पास रहेगा, यदि इसके मात्रक की बात करेंगे, सीधी सी बात है, इसके मात्रक की बात करेंगे, यदि ऊष्मा प्रवाह की दर की मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है जूल अपॉन सेकेंड। यदि बात करेंगे जे एस इनवर्स, तो ये अपने पास क्या होता है? इसका मात्रक। तो अपने पास ये क्या, अपने पास जो ऊष्मा प्रवाह की दर है ना, वह अपने पास यहां पे निकल के आ गई। ये होती है अपने ऊष्मा प्रवाह की दर।
ये अपने पास उष्मा प्रवाह की दर आ गई। अगली बात करेंगे अपन कुछ संवहन की बात करेंगे। यदि संवहन के बारे में जानना चाहते हैं तो संवहन ये भी एक उष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। यदि मैं यहाँ पे संवहन की बात करूंगा तो संवहन भी एक उष्मा प्रवाह उष्मा की विधि है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले चलो इसको ही रखते हैं, ठीक है। संवहन सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे और सेकेंड पॉइंट में अपने पास संवहन जिसको बोला जाता है कन्वेक्शंस। और संवहन की वह विधि है, यदि इस पे बात करेंगे कि संवहन विधि है जिसमें पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण होती है। पदार्थ की वह स्थिति, पदार्थ की वह रियल एक मोशन रहता है जिसके अंदर उष्मा का स्थानांतरण रहता है। यह केवल तरलों में ही संभव होता है। ये ओनली लिक्विड यदि बोलेंगे तरलों में संबंध रहता है। संबंध प्राकृतिक हो सकता है, प्रणोदित भी हो सकता है। इसके दो टाइप्स रहते हैं संबंध के, प्राकृतिक संबंध भी होता है और प्रणोदित संबंध भी होता है। प्राकृतिक संबंध में गुरुत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी तरल को नीचे से गर्म किया जाता है, गर्म भाग में प्रसार होता है, उसका घनत्व घट जाता है, उत्प्लावन के कारण वह ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पे अपन एक संवहन की बात करेंगे तो संवहन के अंदर क्या होगा कि यदि मान लो एक अपन ने कुछ निकाय लिया, ये अपने पास निकाय है और इस निकाय के अंदर ये अपने पास द्रव भरा पड़ा है, इस निकाय के अंदर ठीक है, इस निकाय में द्रव भरा पड़ा है और इस निकाय के एक हिट प्रोड्यूस करवा दी गई नीचे से, क्यों उष्मा दी गई और उष्मा देने पर इस निकाय के अंदर जो कण होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लो ये कण, यहां से मैं यहां क्यों इसको उष्मा दे रहा हूं, ये जो इसके नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं बराबर, इनको उष्मा सबसे पहले मिलेगी। इन कणों को यदि बोलूंगा इस द्रव के अंदर जो ये कण है, इन कण को उष्मा सबसे पहले मिलेगी और जब ये उष्मा ग्रहण कर लेते तो यहां पे अपने पास लिखा हुआ है कि यदि किसी तरल को नीचे से गर्म किया जाता है, देखो हिट कहां से, इस निकाय के नीचे से मैंने हिट को प्रोवाइड किया। यदि किसी तरल को नीचे से गर्म किया जाए तो गर्म भाग में प्रसार होता है। ये जो गर्म भाग में यहां पे प्रसार होगा, कण क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये जो कण होते हैं ना, नीचे वाले कण, इस पूरे यदि मैं द्रव की बात करूं इसमें बहुत सारे कण होंगे। यदि सबसे नीचे वाले जो कण होंगे ये अपने अंदर उष्मा को अपने अंदर रखेंगे और जितनी मात्रा में अपने अंदर उष्मा को ग्रहण करने को उतनी करेंगे, बाकी वह दूसरे कणों को ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे जब ये कण नीचे से गर्म किए जाते भाग में प्रसार होता है, फलस्वरूप इसका घनत्व घट जाता है, उत्प्लावन के कारण ये ऊपर उठ जाते हैं और ऊपरी शीतल भाग इसे प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहां पे भी सेम होता है। ये जो कण होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, यहां से हिट अपने अंदर लेते हैं और हिट अपने अंदर लेने के बाद इनका जो घनत्व होता है, गर्म यदि जल का बोलोगे, घनत्व यहां पे कम हो जाता है और घनत्व कम होने के कारण ये जो होते हैं ना, ये ऊपर चले जाते हैं। ये जो कण होते हैं ना, ये ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी जगह जो यहां पे जो कण होते हैं ना, इनके जस्ट ऊपर वाले वो कण नीचे की तरफ आ जाते हैं। क्लियर? इस तरीके से ये अपने पास चलता है। ये इस तरीके से ये अपने पास संवहन विधि अपने पास काम करती है, जिसमें जो पार्टिकल यदि नीचे वाले पार्टिकल है, जैसे ही उनको गर्म होने लगते, उष्मा ग्रहण करने लगते, घनत्व कम हो जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं बराबर। क्योंकि यदि गर्म करने पर वो भाग प्रसार होता है जिसके कारण उसका घनत्व घट जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और डेंसिटी कम होने के कारण वह ऊपर उठ जाता है और उत्प्लावन बल के कारण वह ऊपर उठ जाता है और बाकी का जो शीतल भाग होता है, जो ठंडा पदार्थ होता है, वह नीचे आ जाता है। मतलब जो बाकी के जो कण होते हैं वह नीचे आ जाते हैं। क्लियर? तो ये अपने पास कौन सी विधि होती है, एक संवहन विधि। यह पुनः तप्त होता है, ऊपर उठता है, तरल के अपेक्षा शीतल भाग द्वारा प्रतिस्थापित होता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। उष्मा स्थान की इस विधि को चालन से भिन्न होती है। संवहन में तरल विभिन्न भागों का स्थूल अभिगमन होता है। मतलब यदि बात करेंगे कि संवहन के अंदर यह भी एक अपन बोलते हैं कि उष्मा स्थानांतरण की एक विधि है और इसमें क्या बताया गया है कि भाई जो भी अपने पास यदि तल के नीचे जितने भी कण होते हैं वह क्या करते हैं, गर्म होते हैं, जितनी मात्रा में उष्मा को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उनका घनत्व वैसे घट जाता है और ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो उसका जो स्थान ले लेता है वह शीतल भाग ले लेता है। ठीक है, तो ये अपने पास एक संवहन का एक टाइप से। तो यदि बोलेंगे उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें द्रव के कारण अपना स्थान छोड़कर उष्मा ग्रहण करते हैं, द्रव के कारण
अपना स्थान छोड़कर ऊष्मा ग्रहण करते हैं और पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं, यह विधि संवहन विधि कहलाती है। ऊष्मा संचरण की विधि जिसमें द्रव के कण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें द्रव के कण ऊष्मा ग्रहण कर द्रव के कण अपना स्थान छोड़कर ऊष्मा ग्रहण करते हैं, द्रव के कण अपना स्थान छोड़कर ऊष्मा ग्रहण करते हैं, अपना स्थान छोड़कर ऊष्मा ग्रहण करते तथा पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं, विधि संवहन विधि तथा पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं, वह विधि कौन सी? संवहन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है भाई? संवहन विधि कहलाती है। ठीक है, यह अपने पास विधि संवहन की विधि कहलाती है। यदि एक बोलेगे पानी का उबलना, और पानी किस तरीके से, मान लो इस निकाय के अंदर जल ही भरा पड़ा है तो द्रव है जल, और अपन ने पहले भी किया संवहन विधि किसके लिए होती है? तो यह तरलों के लिए, तरल पदार्थ जितने भी होते ना, तरल पदार्थ उनके लिए, उनमें होती है तरल पदार्थ में। ठीक है, तो यहां पे मान लो इसके अंदर जल भरा पड़ा है, तो यदि मैं नीचे से इसको हिट दे रहा हूं तो नीचे के जो जल के जो कण होते हैं ना, वह अपने अंदर ऊष्मा ग्रहण कर वह ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और ऊपर की तरफ चले जाने के बाद जो ये उसके जस्ट पहले वाले जो कण होते हैं ना, वह अपना इनका स्थान ले लेते हैं, ये भी गर्म होकर ऊपर। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया को अपन संवहन विधि बोलते हैं। जैसे पानी का उबलना, यदि मैं बोलूंगा संवहन विधि का एक एग्जाम्पल, तो बोलेंगे पानी का उबलना। क्लियर? बॉयल होना, पानी का बॉयल होना। जल पर लकड़ी, प्लास्टिक का तैरना, क्योंकि लकड़ी का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। यदि जल पर जो लकड़ी तैरती है, आपको पता है जल पर लकड़ी तैरेगी, तो वो क्या होता है? उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। वे सभी द्रव जिन्हें नीचे से गर्म किया जाता है, संवहन विधि से ऊष्मा स्थानांतरण जाते हैं। यदि किसी पदार्थ को, किसी तरल पदार्थ को, यदि मैं बोलूंगा उसके निकाय को नीचे से गर्म किया जाता है, तो वो जब गर्म होगा, ऊष्मा का उसमें स्थानांतरण होगा, वह विधि अपने क्या कहलाएगी? उसी विधि को संवहन विधि कहते हैं। तो किसी भी द्रव को नीचे से गर्म करने पर उसमें जो ऊष्मा स्थानांतरित रहती है, वह अपने पास संवहन विधि होती है। जल के कारण ऊष्मा ग्रहण कर उनका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने से उनका घनत्व घट जाता है। सीधी सी बात है। यहां पे जल के कण की बात करूंगा तो देखो, यदि मैं बोलूंगा इसी के अंदर मान लो ये जो भरा पड़ा है ना, ये द्रव की बात करूंगा, ये अपने पास जल है, और जल के ये जो कण है, इसने ऊष्मा ग्रहण की। ऊष्मा ग्रहण करने के बाद इसमें क्या अपने पास क्या था कि जब गर्म भाग होता है ना, तो उसमें प्रसार होता है, तो उनके कणों का आयतन बढ़ जाता है। क्या बोला? जल को निकाय में कण ऊष्मा ग्रहण कर उनका आयतन, उनके आयतन में प्रसार हो जाता है, प्रसार हो जाता है। और प्रसार होने के साथ उसका घनत्व है, यदि आयतन में प्रसार हो गया तो उसका घनत्व कम हो जाता है, तो उसका घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, जिससे वो कण होता है, वो जल का कण होता है ना, वह ऊपर चला जाता है, जिसके कारण जल का कण ऊपर चला जाता है।
बराबर। जैसे अपन ने बोला यहाँ पे अपने पास घनत्व का फॉर्मूला क्या रहता है, डेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, तो अपने पास होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है, एम अपॉन वी। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला, यदि जल के इस निकाय को गर्म किया गया तो जो कण होते हैं वह अपने अंदर उष्मा लेते हैं, और उष्मा लेने के साथ यहाँ पे उनके आयतन में प्रसार हो जाता है, और आयतन में प्रसार होने के साथ इनका जो घनत्व होता है ना वह कम हो जाता है, और घनत्व कम होने के कारण जो जल होता है वह ऊपर चला जाता है। और इनका जो फॉर्मूला है, मान लो यहाँ पे यदि घनत्व का मान कम हो जाता है, आयतन ज्यादा होने पर घनत्व का मान कम हो जाता है, बराबर। तो इस कंडीशन के अंदर जल ऊपर की तरफ चला जाता है। यदि अपन बात करेंगे जो संवहन विधि होती है, संवहन विधि में जो ये अपने पास विधि के अंदर दो टाइप्स की रहती है, यदि बोलेंगे प्राकृतिक संवहन होता है एक तो, और एक होता है प्रणोदित संवहन। प्रणोदित संवहन, इन दो टाइप्स की अपने पास संवहन विधि होती है। प्रणोदित संवहन में पदार्थ को किसी पंप या किसी अन्य भौतिक साधन द्वारा गति करने के लिए विवश किया जाता है। यदि अपने प्राकृतिक संवहन पढ़ा, लेकिन प्रणोदित संवहन में क्या बोलता है, किसी पंप के द्वारा उसको मोशन करवाने के लिए पंप की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा अपन करते हैं। घरों में प्रणोदित वायु तापन निकाय, मानव परिसंचरण तंत्र तथा स्वचालित वाहनों के इंजनों की शीतल निकाय प्रणोदित संवहन निकायों के सामान्य उदाहरण है। ठीक है, तो ये अपने मानव का जो परिसंचरण तंत्र होता है ना, वह भी एक प्रणोदित संवहन होता है। ठीक है, यदि प्रणोदित मानव का परितंत्र संचरण, मानव का परिसंचरण तंत्र, ये एक अपने पास संवहन विधि का एग्जाम्पल रहता है, प्रणोदित संवहन का एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, अगली बात करेंगे यहाँ पे मानव शरीर में हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है। अब मानव शरीर में अपन को पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हृदय होता है, अपना हार्ट होता है ना, वो एक पंप की तरह काम करता है, बराबर, पंप की तरह काम करता है। तो वो इसी से प्रणोदित संबंध है, जिसमें जो रुधिर शरीर को विभिन्न भागों को संचरण करता है। ठीक है, तो तथा इस प्रकार प्रणोदित संबंध द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित करके शरीर में एक समान और स्थापित किया जाता है। तो ये मानव शरीर परिसंचरण का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यदि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अपना हार्ट होता है ना, वो पंप करता है, और हार्ट पंप करेगा तो मतलब क्या होता है, जो ब्लड होता है ना वह बॉडी के विभिन्न पार्ट्स के अंदर पहुंचता है। तो ये रीजन क्या होता है, विभिन्न पार्ट्स के अंदर पहुंचने का, तो इससे क्या होगा, उष्मा का स्थानांतरण में विभिन्न भागों तक उष्मा का स्थानांतरण होगा और ताप को स्थापित करता है। प्राकृतिक संवहन बहुत से सुपरिचित परिघटना को लिए उत्तरदायी। दिन के समय बड़े जलाशयों की तुलना में थल शीघ्र तप्त हो जाता है। यदि बोले कि प्राकृतिक संवहन का एक सबसे बड़े कुछ अपन ने यहाँ तक अपन ने प्रणोदित संवहन पढ़ा, और अब प्राकृतिक संवहन के कब होता है, जब नेचर के अकॉर्डिंग जो संवहन होता है, बराबर, जो नेचर करती है। नेचर के अंदर जैसे दिन के सबसे बड़े जलाशयों की तुलना में थल शीघ्र तप्त हो जाते हैं, थल जो होते हैं ना वह जल्दी तप्त हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। ऐसा दो कारणों से होता है। पहला, जल की विशेष उष्मा धारिता उच्च होती है। यदि जल की अपन उष्मा धारिता की बात करेंगे, स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी, जो अपन पढ़ के आए, ये चीज जल की विशेष उष्मा धारिता जो अपन पढ़ के आए वह सबसे ज्यादा होती है। अपन ने एक टेबल भी पढ़ी थी, उसके अंदर बताया था जल की विशेष उष्मा धारिता सबसे उच्च होती है। दूसरा, मिश्रित धारा है, अवशोषित उष्मा को विशाल आयतन के जल के सब भागों में विसारित कर देता है, तब तक जल के संपर्क वाली वायु चालन द्वारा गर्म होती है और तब होकर वायु फैलती है, जिससे परिवेश की शीतल वायु की तुलना में उसका घनत्व कम हो जाता है। पर जो उष्ण वायु ऊपर उठती है, जो गर्म हवाएं होती है ना, वह क्या करती है, ऊपर की तरफ उड़ती है और रिक्त स्थानों को भरने के लिए अन्य वायु गति करती है, जिससे बड़े जलाशयों के समुद्र समीर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ठंडी वायु नीचे आती है, एक तापीय संवहन चक्र बन जाता है और उष्मा को थल से दूर स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरीके से ये कि गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगी। जैसे एक रूम के ऊपर यदि मैं रोशनदान, अपना एक रोशनदान बनाया जाता है, रूम के ऊपर वेंटिलेटर लगाया जाता है। वेंटिलेटर लगाने का क्या कारण होता है, जो गर्म हवाएं होती है ना वह ऊपर की तरफ, घनत्व कम हो जाता है, ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठने के बाद वह उसके से बाहर निकल जाएगी। तो ये अपने पास इस तरीके से प्रोसेस पूरा चलता रहता है। ठीक है, तो अगला अपन ने
एक चीज पड़ी, जैसे ये अपने पास डायग्राम में दे रखा है कि थल और जल की अपेक्षा उष्ण किस तरीके से रहता है, और जल थल की अपेक्षा उष्ण। सबसे पहले थल जल की अपेक्षा उष्ण कब होगा, तो यहाँ पे देखो सूर्य की जो दिख रहा है ये दिन के समय होता है और ये रात्रि के समय, दोनों कंडीशन के अंदर बता रखा है कि जो अपने पास यहाँ पे पानी है, तो ये अपने पास हवाएं, जो गर्म हवाएं होती है ना वह ऊपर की तरफ उठती है, जो क्या करती है गर्म हवाएं वो ऊपर की तरफ उठती है, और ठंडी हवाएं जो होती है ना वह नीचे की तरफ आती है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है अपने पास, बराबर इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। और जल थल की अपेक्षा उष्ण कैसे रहती है, तो इसमें क्या होता है कि रात्रि के समय थल समीर जो होता है ऊपर की तरफ उठता है और वापस ये नीचे की तरफ आता है, ये इस तरीके से अपने पास साइकिल पूरा चलता रहता है। ठीक है, तो ये अपने पास प्राकृतिक संबंध का एक एग्जाम्पल हो गया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल लेके आएंगे अपन विकिरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।